मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की विषय भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 15 देखेंगे, जिसमें दिया है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले वाले अध्याय में यानी कि अध्याय 14 में मैंने पढ़ा था समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, और इसमें क्या है कि गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है उसी के बारे में देखेंगे, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस। इस पाठ का भाग नंबर 1 देखेंगे, जिसमें पहली हेडिंग है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण कैसा होता है। दर्पण तो एक प्रकार से हमारा कांच होता है, मिरर होता है, जिसमें हम अपना चेहरा भी देख सकते हैं। तो क्या होता है, देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वह कैसा होता है। दिया है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहा है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं, जिसका परावर्तन ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तन सतह गोली हो। परावर्तक सतह यहाँ पर लिख देंगे, परावर्तक ये डबल बार हो गया है। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोली होती है, गोलीय दर्पण कहलाती है। यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल या परावर्तक सतह क्या हो, गोली हो, उसे हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण भी कहते हैं। देखिए, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अभी इसके बारे में मैं ग्राफ बना के बताऊंगा। गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार से होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। पहला देखिए, अवतल दर्पण कैसा होता है। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कनसेव मिरर भी बोलते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं देखेंगे, वह गोली है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता हो। वह गोली जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तक या परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो लेकिन उसका परावर्तन किधर से हो, अवतल दर्पण यानी दबे हुए तल से हो, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की परिभाषा कैसे कह देंगे, उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में कन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं। कहेंगे कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर यानी कि उभरा होता हो, अर्थात परावर्तक उभरे हुए तल से पृष्ठ से होता हो। यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे उत्तल दर्पण भी बोलते हैं। देखिए, अगर हम यह ग्राफ के माध्यम से बताते हैं कि एक मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, हमारे पास कोई खोखला एक गोला है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक खोखला ये हमारे पास एक खोखला गोला है। अब क्या करेंगे, ये गोलीय दर्पण है। देखिए, ये कांच का खोखला गोला है, यानी कि इसके बीच में जैसे गेंद होती है खाली स्थान होता है, पूरा स्थान खाली है। खाली एक परत है इसकी, एक ऐसा है कांच का, इसे कांच का खोखला गोला कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस गोले को दो भागों में काट देंगे। मान लीजिए ऐसे काट दिए। काटने के बाद क्या करेंगे, दोनों भाग अलग अलग हो जाएगा। तो एक भाग हमारा कैसा होगा, एक भाग ऐसा हो जाएगा, एक भाग ऐसा होगा और दूसरा भाग ऐसा हो जाएगा। ये दोनों भाग ऐसे हो जाएंगे। जब दोनों को आपस में मिलाएंगे फिर से क्या होगा, एक गोला हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो देखिए, हम कलई या पालिश इस प्रकार मारते हैं कि जिस पृष्ठ पर पालिश या कलई किया जाता है उसके दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए, इसमें दो पृष्ठ है, एक तो ये है और एक ये
अगर हम क्या करें कि इसको मोड़ के सीधा कर दें, सीधा करने तो ये बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा, और फिर इधर से दबा के मोड़ दें तो ये अंदर का जो तल है ये दबा हुआ तल है, और इधर का जो उभरा हुआ तल है इसे उभरे हुए तल कहते हैं। जब देखिए अगर मान लीजिए इसमें हम पालिश इस प्रकार कर दें, पालिश इस प्रकार कर दें कि देखिए पालिश इसके उभरे हुए तल पे किए हैं, तो यहाँ से प्रकाश किरण क्या होगी, पड़ेगी। मान लीजिए प्रकाश किरण एक यहाँ से आई, ये प्रकाश से किरण है और यहाँ से टकरा के यहाँ निकल ली, और इसी की आने वाली किरण का नाम होता है आपतित किरण, और ये टकरा कर जाने वाली किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। और इधर जिधर कलई किया होता है वो कलई किया हुआ पृष्ठ होता है, और इधर क्या होता है परावर्तक पृष्ठ होता है। और इसी के बीच में हम एक अभिलंब डालते हैं, जिसे अभिलंब सीधा होता है, इसे नॉर्मल यानी कि अंग्रेजी के कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं क्या, ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है कि अब इसके इधर इस वाले दबे हुए पृष्ठ पर हम क्या कर दें, कलई कर दें। तब अब क्या होगा, मान लीजिए एक प्रकाश किरण ये पड़ी और यहाँ से टकरा के यहाँ निकल ली, तो आने वाली किरण का नाम होता है आपतित और जाने वाली किरण का नाम होता है परावर्तित। अब क्या करेंगे कि ये जो दबा हुआ तल है ये क्या है, कलई किया हुआ तल, और ये उभरा हुआ तल यानी कि परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं। इसमें भी वैसे ही लंब होता है, इसके सीधे सीधे लंब होता है। तो ये देखिए ये जो दर्पण है इसे हम बोलते हैं उत्तल उत्तल दर्पण कहते हैं, और ये जो दर्पण है उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं। और गोली दर्पण किसे कहते हैं, देखिए जो एक कांच का खोखला गोला है, इसी को हम काट लेंगे, काटने के बाद एक दो भाग में हो जाएगा, तो एक भाग इसके कलई कर देंगे और एक भाग परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, तो उसी को हम गोली दर्पण कहते हैं। इस क्रम में देखिए गोली दर्पण की बहुत से कंडीशन होती हैं। जैसे एक गोली दर्पण है, ये मान लीजिए एक हमारे पास गोला है, तो इसका कहीं केंद्र होगा, केंद्र मान लीजिए सी है, और देखिए ये केंद्र हुआ यहाँ से यहाँ तक की, मान लीजिए वृत्त है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, आर आर होती है। और ये एक सीधी ऐसे रेखा जाती है दर्पण की, जब काट देते हैं दोनों तरफ, तो ये जो अभिलंब का कार्य करती है, एक सीधी रेखा जाती है जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है, इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और देखिए यहाँ सी है, ये मान लीजिए ये वाला गोला लेके चल रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु पाया जाता है जिसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसको पी से दर्शाते हैं, ये हुआ। और सी और पी के बीच में मुख्य फोकस हमारा होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मुख्य फोकस, इसको मुख्य फोकस बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। आप क्या करेंगे, इन्हीं सब की परिभाषाएं हम देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। जो कि देखिए हेडिंग होगी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या हैं, निम्नलिखित हैं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला होता है दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव जिसे हम क्या कहते हैं, पोल ऑफ मिरर, जिसे पोल ऑफ मिरर भी कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव वही बीच में पाया जाता है। देखेंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि देखिए चाहे उत्तल दर्पण हो, मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, एक ये अवतल दर्पण है, एक ये अवतल दर्पण है, और एक ये उत्तल दर्पण है। दोनों दर्पण हो गए, एक अवतल हो गया एक उत्तल हो गया। अब क्या करेंगे कि हमारी एक एक सीधी रेखा जाती है। देखिए एक गोले का भाग होगा, जिस गोले का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको छोड़िए, जो देखना है वही हेडिंग देखिए। तो यहाँ से देखिए ये जो यहाँ से होके जाती है, ये बिंदु जो पाया जाता है इसी को दर्पण का हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। दोनों में मध्य बिंदु पर ही होता है, यानी कि एकदम बीच में दर्पण का ध्रुव पाया जाता है। इसी क्रम में देखिए एक बार अगर परिभाषा इससे बनाना चाहें तो कह सकते हैं गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इसी क्रम में है दूसरी हेडिंग जिसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, अरे वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं।
तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो गोला होता है उसका केंद्र जो होता है वो गोले का भी केंद्र होता है। और इस अगर क्या बोलते हैं इसमें आएंगे, कांच में आएंगे, तो उस खोखले गोले का भी केंद्र होता है, जिसे हम वक्रता त्रिज्या भी कह सकते हैं। यानी कि केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक गोला था, इसका केंद्र यहाँ सी था, तो इसको काट के जब अलग अलग निकाल लेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ से काट के यहाँ से निकाल लिए तो ऐसा एक भाग हमको मिल जाएगा। मान लीजिए ऐसा भाग मिल गया, तो जब मिल गया तो इसके एक तरफ अगर पॉलिश मार दें तो यहाँ पर सी इसका होगा, और इस यहाँ पर क्या हमें मिला था? अभी पी मिला था। इस सी और पी के बीच में एक क्या मिलता है? बिंदु एफ मिलता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वक्रता केंद्र की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या फिर गोले की त्रिज्या भी कहते हैं। तो कह सकते हैं गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या इसमें केंद्र पूछा है तो कह सकते हैं गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसकी त्रिज्या कहेगा तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए क्या दिया है कि वक्रता त्रिज्या हेडिंग है, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं अंग्रेजी में। कहेंगे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक गोली दर्पण है, तब इसमें मान लीजिए कि इधर पॉलिश कर दिए तो हमारा कैसा दर्पण हुआ? ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण हुआ तब देखिए इधर पॉलिश मारे हैं। अब यहाँ से हमारा मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पी होता है, मान लीजिए गोले का केंद्र सी है, यहाँ मुख्य फोकस एफ है। तो वक्रता त्रिज्या पूछा है तो सी से पी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या हम कहते हैं। कहेंगे गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसी क्रम में आते हैं, हेडिंग अगली है जो कि दिया है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब को अंग्रेजी में नॉर्मल भी बोलते हैं। अभिलंब देखिए, जो सीधा सीधा किसी भी वस्तु के सहारे सीधा सीधा लंबवत खड़ी होती है वही हमारा क्या होता है? अभिलंब होता है। तो कह सकते हैं गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। जैसे किसी बिंदु से वक्रता केंद्र हमारे पास, वक्रता केंद्र पर कोई लंबवत रेखा खींच देंगे तो हमारा क्या होगा? अभिलंब कहलाएगा। मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष को अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। कहेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अभी मैंने पीछे बताया था ग्राफ में कि देखिए एक बार फिर से कि यही है रेखा, ये मुख्य वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, ये दर्पण का ध्रुव को मिलाने वाली एक सीधी रेखा जो होती है वही हमारी क्या होती है? मुख्य अक्ष। इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम मुख्य अक्ष है, तो उसी कहते हैं। आप देखिए उसके बाद हेडिंग आएगा दर्पण का द्वारक, जिसे बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। इसे कहते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये हुआ। अब उसके बाद हेडिंग आती है मुख्य फोकस, जो कि वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं? जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश से किरणें, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश से किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए फिर से एक बार, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश से किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये मान लीजिए कि एक दर्पण है। कैसा दर्पण है? एक अवतल दर्पण है। तो यहाँ से एक सीधी रेखा जाएगी। यहाँ हमारा क्या मिलता है? यहाँ हमारा दर्पण का ध्रुव P मिल जाएगा और यहाँ से मुख्य फोकस F मिल जाएगा। यहाँ कहीं पर सेंटर C होगा। अब कहा क्या है कि मुख्य फोकस कहाँ होता है कि इस गोली दर्पण में मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर मान लीजिए एक प्रकाश किरण A चली, एक प्रकाश किरण A चली और एक नीचे से भी प्रकाश किरण चली यहाँ से और एक यहाँ से। तो कहा है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती यहाँ से टकराएगी। तो इसका नियम है कि जब वह दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चलती है तो चलने पर दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती है, तो यहाँ से निकल जाएगी। इसी तरह ये भी प्रकाश किरण यहाँ से निकल के आएगी और ये भी प्रकाश किरण यहाँ से निकल के चली जाएगी और ये बच्ची प्रकाश किरण ये भी यहाँ से निकल के ऐसे क्या होगी? चली जाएगी। तो देखिए, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटी है, यहीं काटी है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ तो जाती हुई है और जब उत्तल लेंगे, उत्तल दर्पण जब ले लेंगे तब उसमें क्या होगा? सिर्फ जाती हुई प्रतीत होगी। यहाँ मान लीजिए P है, यहाँ मानिए F है और यहाँ क्या है? C है, तो इसके समांतर है। और एक बात ध्यान में कि दर्पण में जितनी भी प्रकाश किरणें पड़ती हैं वो सिर्फ बाएं तरफ से ही पड़ती हैं। अब देखिए, यहाँ से टकराई लेकिन टकरा के इधर निकल लेगी और ये भी इधर निकल लेगी, ये भी इधर निकल लेगी और ये भी इधर निकल, लेकिन इसका कुछ भाग इसके मुख्य फोकस पर क्या करेगा? जाएगा। तो ही मुख्य फोकस पर काटेगा, जहाँ वही हमारा क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। इसी क्रम में अगली हेडिंग है, देखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो कहते हैं फोकस दूरी को अंग्रेजी में फोकल लेंथ है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, जो मुख्य फोकस होता है और उसमें जो P होता है, P और F के बीच में जितनी दूरी होती है, जितना डिस्टेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसी क्रम में अगली हेडिंग है फोकस तल। फोकस तल किसे कहते हैं? फोकस तल वो होता है कि अंग्रेजी में उसको फोकल प्लेन भी बोलते हैं। वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है या मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, क्या कहलाता है? दर्पण का फोकस तल कहलाता है। इसी क्रम में देखिए अगली हेडिंग है किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। देखिए, इसके निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। इससे निरूपण के निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। देखिए तीनों नियम कैसे होते हैं। जो कि पहला नियम है, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यही है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या कहा है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तथा उत्तल में मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए, अगर ये मान लीजिए हम बना दें एक अवतल दर्पण, ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। अब देखिए ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। यहाँ पर P होगा, यहाँ पर F है और यहाँ पर कहीं पर C होगा। तो इसमें कहा है कि इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर क्या होती हैं? चली जाती हैं। यहाँ से टकरा के यहाँ क्या करेगी? चली आएगी। और उत्तल में क्या होता है? उत्तल में देखते हैं। उत्तल में ये होता है कि देखिए यहाँ ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ P और यहाँ F, यहाँ C। तो इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से
परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से क्या करती हैं, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती, लेकिन इसका कुछ भाग इधर क्या करता है, निकल जाता है। तो ये हमें क्या दिखाता है कि ये प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं। तो ये पहला नियम होता है कि कोई भी प्रकाश किरण जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है या उसी पे जाती है। तो पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए दूसरा नियम ये कहता है कि दूसरा नियम यह है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए दूसरा नियम क्या कहा है कि बना लेते हैं एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, दोनों में क्या करेंगे, पालिश अच्छी तरह से मार देते हैं। पालिश मारने के बाद क्या करेंगे कि अब हमें एक प्रकाश के में मुख्य अक्ष खींच लेना है। यहाँ इसका ध्रुव होगा P, यहाँ मुख्य फोकस है F, यहाँ केंद्र C और यहाँ ध्रुव P, यहाँ F, यहाँ C। क्या कहा है कि इसमें अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर चली जाती है। अगर मान लीजिए फिर यहीं प्रकाश किरण कोई गई तो टकराई और इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, लेकिन इसमें क्या होती है कि मुख्य फोकस पर जाती हुई प्रकाश क्या होती है, प्रतीत होती है, लेकिन टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली आती है। अगर यहाँ से एक प्रकाश किरण यहाँ के लिए जाए तो यहाँ पर प्रतीत होगी, लेकिन यहाँ से टकराने के बाद यहाँ निकल लेती है। तो दूसरा नियम है। इसी क्रम में तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस पर जाती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यानी कि देखिए यहाँ मान लीजिए एक हमारे पास है अवतल या उत्तल दर्पण रहेगा चाहे जो भी, तो मुख्य अक्ष हम खींच लेते हैं, ऐसे ड्रा करेंगे। यहाँ पर P होगा, यहाँ पर F होंगे और यहाँ पर C होगा। तो जो मुख्य क्या होती है, वक्रता केंद्र से होकर जो प्रकाश किरण जाती है, तो मान लीजिए यहाँ से प्रकाश किरण गई और यहाँ से गई, टकराई, फिर इसी दिशा में वापस लौट आई, तो इसमें क्या होगा, उत्तल में प्रतीत होगा और अवतल में वास्तविक बनेगा। तो इसी क्रम में तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।